आदाब। नमस्कार। एडवर्टाइजिंग कुछ और बातें लेकर मैं फिर आ गया हूँ। अच्छा लगे तो खबर कर दीजिएगा, सिलसिला बंद कर दूंगा। कल मैंने कहने की कोशिश की थी कि भाई ये देखा जाए कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू कैसे हुई। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। उस वक्त से पहले, जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, हम लोग बड़ी ही क्लोज निट सोसाइटी के तौर पर रहा करते थे। गांव हुआ करते थे, शहर भी बहुत बड़े नहीं हुआ करते थे। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, ज़रूरत की चीज़ों की कुछ दुकानें हुआ करती थी। फर्ज कीजिए आपको घर के लिए फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर की एक दुकान हुआ करती थी, शायद दो दुकानें हुआ करती होंगी। जेवर चाहिए तो सुनार भी एक दो हुआ करते थे। पंसारी की दुकानें कुछ हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, मुझे नहीं मालूम है। तो ज़्यादातर सामान लोग अपने आपस में ही करवा लिया करते थे। कपड़ों की ज़रूरत होती थी तो कपड़ा बेचने वालों की दुकानें महदूद ही हुआ करती होंगी। उन दिनों कपड़ा बेचने वाले को बज़ाज़ कहा करते थे। उसी बज़ाज़ से शब्द बना है बजाज। पाकीज़ा के एक बहुत मशहूर गाने में एक मिसरा है कि हमरी ना मानो बजजवा से पूछो, जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा। तो बज़ाज़ भी हुआ करते होंगे। कपड़े लोग घर में ही बुना करते होंगे या कपड़े बुनकर जो है वो एक अलग जमात हुआ करती होगी। तो ये था कि महदूद सीमित उत्पादन था, सीमित खपत थी, सीमित क्षेत्र था खरीदने वालों का, बेचने वालों का। 19वीं सदी के आखिर के आते आते इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें मशीनें बनी और मशीनों ने काम करना शुरू किया। मशीनों से यह हुआ कि अब बड़े स्केल पे प्रोडक्ट्स, उत्पाद बनाए जा सकने लगे। उन्हीं दिनों के आसपास रेल की भी शुरुआत हुई। यातायात आसान हुआ। अपने माल को एक बड़े ग्रुप तक पहुंचाने का अवसर मिलने लगा लोगों को। जब तक ये मालूम था कि मेरा खरीदार कौन है, तब तक किसी को एडवर्टाइजिंग की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। जिसे हम वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, वो काफ़ी हुआ करता था कि भाई ये इसके कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, ये सुनार बड़ा ईमानदार है, ये बड़ा ही फर्नीचर बड़े अच्छे बनाता है, वगैरह वगैरह। सीमित शहर का अगर अंदाज़ा लगाना आप चाहते हैं तो गुलजार साहब की फिल्म अंगूर देख लीजिएगा।
आपकी समझ में शायद आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहले तो लोग शायद बदन साफ करने के लिए बेसन और कोई तेल शायद मिलाकर उपटन बनाया करते थे। पहली बार जब किसी ने साबुन बनाया होगा तो उसका मकसद शरीर जिस्म को साफ करना ही रहा होगा। उसके बाद जब साबुन और ज़्यादा बनते गए अलग अलग उत्पादकों द्वारा, तब उनको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत महसूस हुई और बहुत सारी चीज़ें जैसे पोजीशनिंग वगैरह वजूद में आई, जिनका जिक्र मैं बाद में करूँगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही समय था जब प्रिंटिंग भी ईजाद हुई, अखबार छपने लगे। शुरू में वो वीकली अखबार हुआ करते थे, धीरे धीरे डेली हुए होंगे, मैगजीन्स बाद में आए होंगे, या पहले मैगजीन्स थे फिर अखबार बने और फिर मैगजीन्स ने नए रूप लिए। अब जब लोग उन कंज्यूमर्स तक पहुंचने लगे जो उनसे दूर कहीं रहा करते थे, तो अपने उत्पाद प्रोडक्ट के बारे में उन तक खबर पहुंचाने के लिए उत्पादकों को, मैन्युफैक्चरर्स को ज़रूरत पड़ी कम्युनिकेशन की, और उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंट अपॉइंट करने शुरू किए, जो मैन्युफैक्चरर्स के पास जा जाकर उनको उन अखबारों वगैरह की जानकारी दे सकें और उनके लिए विज्ञापन, इश्तिहार, एडवर्टाइजिंग जमा कर सकें, जिसके लिए उन्होंने कमीशन मुकर्रर किया, जो शायद पहले दिन से 15% रहा कि अगर आप एक अखबार लाएंगे, एक इश्तिहार लाएंगे मेरे लिए, तो उसकी जो भी कीमत होगी उसका 15% मैं आपको अदा करूंगा। अब ये एजेंट जो जगह जगह जाकर मैन्युफैक्चरर से बात किया करते थे, उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ एक ब्लैंक पेज बेचना मुश्किल है। अगर उस पर कुछ लिखकर, संदेश बनाकर उत्पादकों को समझाया जा सके, मैन्युफैक्चरर्स को समझाया जा सके, तो ज़िंदगी ज़्यादा आसान होगी और मैं ज़्यादा आसानी से उन पेजेस को बेच पाऊंगा। तो इस तरह मेरे ख्याल से पहले एडवर्टाइजिंग एजेंट ने जब कुछ लिखकर बेचने की कोशिश की होगी, तो उसको हम पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसी मान सकते हैं। वक्त गुजरता गया, एजेंसियां बेहतर से बेहतर होती गईं, उनकी समझ में आता गया कि जितनी बेहतर सेवाएं आप प्रदान करेंगे, उतने ज़्यादा उत्पादक, मैन्युफैक्चरर्स आपके पास आएंगे, और यूँ धीरे 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 आज की जो शक्ल है एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, वो उभरी। लेकिन ये बात तय है कि हम हमेशा मीडिया के एजेंट रहे। सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज मीडिया की एजेंट हुआ करती थी। मीडिया उन्हें
15% कमीशन दिया करता था, चाहे वो अखबार हो, मैगजीन्स हो, रेडियो हो, आउटडोर हो, टेलीविज़न हो। क्लाइंट कोई कीमत नहीं अदा किया करते थे। क्लाइंट के लिए वो सारी सर्विसेज, सारी सेवाएं मुफ्त हुआ करती थी। एजेंसी का रेवेन्यू उस 15% से आया करता था। मैं आज मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा मीडिया पे ज़्यादा बोलूंगा आज। लेकिन पता नहीं कब कैसे वो मीडिया हाउसेस जिनके एजेंट हम हुआ करते थे, हमसे दबने लगे। हमें अपर हैंड मिल गया। मुझे याद है जब मेरी ज़िंदगी के शुरू के दिन थे, तब एक बहुत बड़ी एजेंसी हुआ करती थी जिसका नाम था क्लैरियन एडवर्टाइजिंग। श्री सत्यजीत रे भी उनके डायरेक्टर्स में थे। तो उनका जो दफ्तर था बंबई में, वहाँ नीचे एक नोटिस लगा हुआ होता था कि मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स अलाउड ओनली ऑन ट्यूसडेज एंड थर्सडेज। हो सकता है दिन मेरे गलत हो गए हों, बट 2 ही दिन। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। तो जब मैं कामयाब हो गया और किसी हद तक बड़ा मीडिया मैनेजर, मीडिया डायरेक्टर, जो भी कह लीजिए, हो गया, मैंने कभी भी किसी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव से मिलने से इनकार नहीं किया जो चाहे बिना अपॉइंटमेंट लिए मेरे पास आया हो। क्योंकि मुझे लगता था कि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उन्हें किसी भी तरह से छोटा महसूस होने दूं। अब ये और बात है कि अक्सर मैं सवाल मुश्किल पूछा करता था, इसलिए खड़ूस भी मशहूर हुआ, बदमाश भी मशहूर हुआ। खैर वो बात की है, उसका जिक्र यहाँ हम नहीं करेंगे इस वक्त। तो इस वक्त हम उत्पादों पर रहते हुए अगर साबुन को देखें तो पहला साबुन कौन सा था वो तो याद नहीं, लेकिन मुझे किसी ने कल परसों में एक विज्ञापन भेजा था जो गोदरेज के वेजिटेबल सोप का था, जिसमें तस्वीर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी, जिनका कहना था लगभग कि ये सबसे अच्छा साबुन है, और नीचे लिखा था गोदरेज वेजिटेबल सोप। लेकिन लाइफ बॉय 1922 होते होते एक मशहूर साबुन लगभग सब बन गया। ये कार्बोलिक सोप हुआ करता था उस वक्त, और वो कार्बोलिक सोप में ही बिकता रहा। मुझे पूरी हिस्ट्री तो इस वक्त याद नहीं आ रही है, लेकिन 1964-65 में जो जिंगल रिकॉर्ड हुआ था लाइफ बॉय के लिए कि तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, वो अच्छी तरह याद आ रहे हैं। उस वक्त जब ये जिंगल रिकॉर्ड हुआ था, मैं 8वीं जमात 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था।
ये तो मुझे बाद में एडवर्टाइजिंग ज्वाइन करने के बाद जब और दोस्त बन गए तब मालूम हुआ कि इसके जो बोल हैं वो एडवर्टाइजिंग में हिंदी के बड़े अजीम महान कॉपीराइटर श्री बलवंत टंडन के थे, और इसका संगीत, इसकी धुन बनाई थी मेरे आज के बहुत अजीज दोस्त जनाब ब्रिजभूषण जी ने। ब्रिजभूषण जी का मैं कल आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ कि बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, 13 फिल्मों में म्यूज़िक दे चुके हैं, गाने मशहूर हुए जैसे कई सदियों से, कई जन्मों से। तो ये जिंगल एक अकेला वाहिद जिंगल रहा है जो 50 साल तक लगातार या 50 साल से ज़्यादा बजता रहा बिना किसी चेंज के, और इस ट्यून को बहुत से देशों ने रिप्लिकेट किया। ये बात आपको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी है ये बात कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वजूद में कैसे आई। थे तो हम सब मीडिया एजेंट, और मार्केटिंग में भी जब मैं काम कर रहा था मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एसोसिएट्स में, बहुत जल्दी कुछ समझ में आए उससे पहले मैं वहाँ पर मीडिया मैनेजर का ओहदा संभाल चुका था। मीडिया उस वक्त भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था, बट काफ़ी हद तक पकड़ बन गई थी। बड़ा सा कैबिन मुझे मिल गया था, एक सेक्रेटरी कैबिन के बाहर हुआ करती थी हमारी, सिसिलिया परेरा, नाम मुझे याद है अभी तक। तो जब मैं मीडिया में काम कर रहा था तो मुझे कई दोस्त मिले जो आज बहुत बड़े नाम हैं, जिनमें प्रदीप गुहा जी थे। प्रदीप गुहा उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में धर्मयुग मैगजीन के लिए स्पेस बेचा करते थे, अक्सर आया करते थे, हम लोग गप किया करते थे, बातें किया करते थे। अब डर लगता है उन्हें फ़ोन करते हुए, क्योंकि माली तौर पर वो बहुत बड़ी हस्ती बन गए। वैसे जब भी मैंने फ़ोन किया है बात उन्होंने बहुत प्यार से ही की है, इसलिए मेरे पास कोई वजह नहीं है। बट यही है कि चूंकि आपके पास पैसे बहुत है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसा कुछ कहते जो मुझे बुरा लग जाए, इसलिए मैं फ़ोन कम करता हूँ। क्योंकि मैं इस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त के आसपास टाइम्स ऑफ इंडिया में जिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई और जो आज तक मेरे अच्छे दोस्तों में हैं, उनमें एक थी कांता आडवाणी जी। कांता आडवाणी उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में इवनिंग न्यूज़ ऑफ इंडिया देखा करती थी। यहाँ तो किसी को मालूम भी नहीं होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक इवनिंग अखबार हुआ करता था जिसका नाम था इवनिंग न्यूज़ ऑफ इंडिया, और फ्री प्रेस जर्नल का भी एक अखबार हुआ करता था जिसका नाम था फ्री प्रेस बुलेटिन। कांता आज भी बहुत अच्छी दोस्त है,
जब भी मिलते हैं उतने ही गर्मजोशी से मिलते हैं हम लोग। फौजिया मदनी उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया देखा करती थी। फौजिया आज भी बहुत अच्छी दोस्त है। जब मैंने कथा कथन शुरू किया और मुझे अपना पहला शो एनसीपीए में करना था और मैं एनसीपीए में हॉल बुक करने के लिए गया, तो मुझे मालूम हुआ फौजिया मदनी अब एनसीपीए में काम कर रही हैं। मैं मिला फौजिया से, उतनी गर्मजोशी से हम मिले, हम दोनों जैसे कहीं बीच में साल बीते ही ना हो। और फौजिया ने बहुत मदद की मेरी एनसीपीए में मेरा प्रोग्राम कथा कथन करवाने में। वहीं मुलाकात हुई थी चेनन दास से, वहीं मुलाकात हुई थी विस्पी साहेर से, वहीं मुलाकात हुई थी जी कृष्णन से। विस्पी साहेर तो मुझे मालूम है टाइम्स ऑफ इंडिया से रिटायर हुए हैं, आज भी अच्छे दोस्त हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली के मैनेजर थे, इंचार्ज थे दिल्ली के। टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली से रिटायर हुए हैं, दिल्ली में ही बसे हुए हैं। फेसबुक पर बातचीत हो जाती है, कभी कभार फ़ोन पे भी बातचीत हो जाती है। उन्हीं दिनों एक और बहुत अच्छे दोस्त जिनसे बात करते हुए मुझे डर ज़्यादा लगता है कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए मैं बात ही नहीं करता उनसे। वो थे अशोक कुरियन, जो उस वक्त डेबोनेर जो नया मैगजीन लॉन्च हुआ था, जहां से विनोद मेहता नए एडिटर के पाए के एडिटर के रूप में उभर कर आए थे, उसकी स्पेस बेचने के लिए मेरे पास आया करते थे। बाद में अशोक कुरियन ने अपनी एजेंसी शुरू की, जिसका नाम था एम्बियंस, जो अब शायद पब्लिसिस हो गई है। इन सब के अलावा एक और आदमी था, एक और शख्स था, जिसका नाम था मसूद खान। मसूद खान इनकलाब के लिए काम किया करते थे। इनकलाब उस वक्त जागरण का अखबार ना होके खालिद अंसारी साहब का अखबार था। खालिद अंसारी साहब बजाते खुद बहुत बड़े स्पोर्ट्स के शायदा हैं, शौकीन हैं। तो वो एक रिसाला निकाला करते थे जिसका नाम था स्पोर्ट्स वीक। तो मसूद खान मेरे पास स्पोर्ट्स वीक बेचने के लिए आया करते थे। तब तक मेरी उम्र मेरे ख्याल से 21-22 साल के आसपास हो गई होगी, या पता नहीं 23 हो गई हो शायद। मसूद खान, अच्छा इससे पहले कि मैं मसूद खान के आगे जिक्र करूं, लंबा होता जा रहा है तो जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे 27 साल की उम्र तक शराब की बू से नफरत थी। मैंने कभी चखी नहीं थी, और न चखने का कोई इरादा था। मसूद खान ने लगातार 3-4 साल मुझ पर काम किया, शराब के फायदे गिनवाए, हमने बहुत सारी गपशप की
और यूं जाकर 27 साल की उम्र में मैंने शराब पहली बार चखी। उसके बाद शराब का कुछ ऐसा चस्का लगा कि मैं इस कदर पीने लगा कि अक्सर ऑफिस के बाद हम 3-4 दोस्त मिला करते थे, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा सबके, बैठकर पिया करते थे 12 बजे तक, 1 बजे तक। उसके बाद घर पहुंचते पहुंचते कभी 1, कभी 1:30, कभी 2 बज जाया करता था। अगले रोज सवेरे 9:30 बजे हमारा दफ्तर हुआ करता था और हमें 3 दिन से ज़्यादा लेट आने की इजाज़त नहीं थी। तो बहरहाल मैं चाहे 2 बजे सोया हूँ, 4 बजे सोया हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाया करता था तैयार होकर 9:30 बजे दफ्तर पहुँचने के लिए। ये सिलसिला जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 6-8 साल तक चला होगा, 8-10 साल तक। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं किसी के भी रूल नहीं फॉलो करता, मजहब के भी नहीं। मैं अपने रूल अपने लिए खुद बनाता हूं और फिर उन पे चलता हूं। तो जब ये पीने की आदत 6-8 साल चल गई, तब कहीं एक रोज मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी तरह से गलत रास्ते पर चल निकला हूं। अगर यही हाल रहा तो एक रोज शराब मुझ पर इतनी हावी हो जाएगी कि मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। उस रोज मैंने अपने लिए एक रूल बनाया कि इतवार की शाम से from Sunday evening to Thursday evening, I shall not touch a drop of liquor. But on Friday and Saturday, I shall let my hair down. ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम आज से 8-10 साल पहले कब, क्यों, कैसे ये सिलसिला अचानक टूट गया। वो फ्राइडे सैटरडे वाला सिलसिला भी। अब यह हाल है कि 27 साल से पहले वाली जिंदगी में वापस लौट गया हूं। अब शराब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दोस्त बोतलें भेजते हैं, किसी और को दे दिया करते हैं। अब शराब का जायका अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं यादें कम ही सैंत पाया। उम्मीद है शायद कल इससे बेहतर कर पाऊं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।